गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक मैथ्स पॉलिनोमियल क्लास 10 का कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की पिछली दो क्लासेस में हम लोग ने कुछ चीज़ें स्टडी कर चुकी है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके उसका रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके अलावा हम लोग ने ये देखा कि उस रूट ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, और फिर हम लोग ये देखें कि रूट का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, किसी पॉलिनोमियल के रूट्स का उसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। हम लोग ये सारे टॉपिक एक एक करके स्टडी कर चुके थे, ठीक है। हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं। हम लोग एक एक करके ये सारी चीजें स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग आज की क्लासेस में ये देखेंगे कि जो हम लोग लास्ट टाइम में क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे थे, आपको याद होगा कि अगर जो भी सारे ऑनलाइन है, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में जो पीडीएफ फाइल भेजी थी और एक दो फोटोज भेजी थी एक्सरसाइज 2.2 की, ठीक है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए थे, उसके रूट्स निकालने थे और उसके रूट और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और बाकी मैंने होमवर्क के लिए किया था। आप में से कई लोगों ने उसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजा था और कई लोगों ने नहीं भेजा था। जिन लोगों ने नहीं भेजा है मैं उनकी रिपोर्ट अलग रखा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग से स्कूल खुलते ही एडमिनिस्ट्रेशन कांटेक्ट किया जाएगा, अलग अलग एक्शन लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, होमवर्क टाइम से करते रहिए, हैबिट बनी रहे, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अब हम आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग, आप सब लोग अपनी अपनी आप लोग को जो पीडीएफ भेजा गया था लास्ट क्लास में, उस पीडीएफ को निकाल लीजिए, ठीक है। पीडीएफ पे पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 देखिएगा, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन रूट्स, ठीक है। आज इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना कैसे, इस टाइप ये देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप ये देख लीजिए, √2 एंड 1/3, ठीक है। मैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आप लोग को ये बात पता है, आप लोगों को ये बात पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको ax² + bx + c को a टाइम्स ऑफ x² प्लस माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ kx प्लस अल्फा इंटू बीटा k, इस तरह लिखा जा सकता है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। इन सारी चीजों को याद रखना है आपको, इसी से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। हम लोग को रूट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया है, कह रहा है कि वो इक्वेशन ax² + bx + c के टाइप का जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, इस बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ax² + bx + c, ठीक है।
जब क्लासेस ओवर हो जाए आप सब लोग अटेंडेंस देकर ही जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 2 1/3। अब देखिए तो अगर अल्फा इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3। या एज इट इज भी रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इनटू 1/3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस ऑफ d अपॉन a के, एंड ये किसके बराबर है? c अपॉन a के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अगर ये माइनस d अपॉन a के बराबर है, अगर ये माइनस d अपॉन a के बराबर है और ये वाला c अपॉन a के बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे? अगर इस a को, अब ध्यान दीजिएगा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आपको c अपॉन a के बराबर पता है, लेट याद करिएगा इसमें ये इसके बराबर होता था और a इक्वल टू k होता था, a इक्वल टू k होता था। ये इसमें कंपेयर करेंगे, a k के बराबर है, b जो है a अल्फा प्लस बीटा इनटू k के बराबर है और c जो है अल्फा बीटा k के बराबर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा लेट a इज इक्वल टू k विच इंप्लाइज है, इससे क्या साबित होगा कि अगर a जो है k के बराबर होगा तो b किसके बराबर होगा? b is equal to k times minus of k times of this whole quantity या फिर this quantity। इस पूरे को ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। चाहे आप गिवन क्वांटिटी ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली c अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। c upon a is equal to 2 upon 3, therefore c upon a is equal to under root 2 upon 3। a की वैल्यू मैंने k बोली है तो c is equal to under root 2 upon 3 into k। ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज का ध्यान रखिएगा, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये। आपको c की वैल्यू पता चल गई, b की पता चल गई, a की पता चल गई, ठीक है ना। तो अब आप इन तीनों वैल्यूज को उठा के जनरल इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c में रख दीजिए, आपको इक्वेशन पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए a b c की वैल्यू सिर्फ which implies that a की वैल्यू क्या है kx स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 अगेन माइनस दिस प्लस c अपॉन c इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 3 के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमेशा कोशिश करिएगा कि किसी दिए गए इक्वेशन में से जितना ज्यादा रूट निकाल सके बाहर निकाल दीजिए और फ्रैक्शन में कुछ ना रहे। तो देखिए फ्रैक्शन में 3 है हर जगह, पहले इसको ऐसे लिखिए k = x² प्लस इसको सॉल्व करेंगे माइनस k टाइम्स ऑफ 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 k अंडर रूट 2 अपॉन 3 एंड अपॉन में 3 और पूरे में से k अपॉन 3 को बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए k पहले बाहर निकाल दीजिए और 3 बाहर निकाल दीजिए,
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। कैसे हुआ देख लीजिए, बहुत आसान है। इसमें से मैंने k सब में से कॉमन कर दिया, 1/3 को कॉमन किया तो यहाँ पर 3 नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। इसके बाद 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 है, फिर प्लस अंडर रूट 2 है, ध्यान दीजिएगा प्लस अंडर रूट 2 है। तो इस इक्वेशन में मैंने फ्रैक्शनल वाला जो 3 था उसको भी कॉमन निकाला है। आप नहीं निकाल लेंगे तो भी आपका गलत नहीं है, बट k को निकालना जरूरी है, ठीक है हमेशा। लेकिन हम लोग हमेशा सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखिए, जैसे कि मैं कहूँ व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 8, ओके 2 4 2 4 8 1, ठीक है। लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड कौन सा है 1, ठीक है। तो हमेशा हम लोग अपना रेड्यूस फॉर्म लेते हैं कि उसी से मल्टीप्लाई करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जब भी उनको टेबल बोलना होता है तो 2 या 3 के टेबल से ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 से 2 1 2 बोलते हैं तो 1 से चालू करते हैं, ना कि 3 या 4 या 8 से, ठीक है। हमेशा हम लोग बेसिक फॉर्म से, बेसिक फंडामेंटल फॉर्म से अपना कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे रिड्यूस हो गया इक्वेशन। अब देखिए इसमें इसको आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं। अब जब ये इक्वेशन यहाँ तक आ गया इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू k/3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2, ओके सॉरी प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x भी है, ये टाइम्स ऑफ यहाँ x था, सॉरी ये dx है ना, तो dx यहाँ x आएगा इस पूरे में, इसमें भी x रहेगा और इसमें भी x रहेगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर दिए k/3 3x स्क्वायर। अब देखिए ये x इस पूरे में मल्टीप्लाई हो गया 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 एंड 3 माइनस ऑफ 3 अंडर रूट 2 प्लस 1x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए ये कंडीशन जो आएगा कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 वापस x प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपका रिड्यूस इक्वेशन, इस k/3 को हम लोग कैपिटल के लिख देंगे। ध्यान दीजिए ये इस k/3 को मैंने कैपिटल के मान लिया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1x प्लस 2। तो यही आपका रिड्यूस सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया। अब ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। अब इस k का मतलब क्या है इसको समझिए। एक सवाल और बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो आपका रिड्यूस इक्वेशन है वो आपका जनरल इक्वेशन जो आएगा वही होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन आ गया। जो भी इक्वेशन होंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरह का इक्वेशन को समझिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, और ये देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ये दोनों इक्वेशन और एक जैसे ही है। क्यों? क्योंकि इसको इस इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल देंगे वापस ये बन जाएगा। यानी कि ये 2 ये इक्वेशन इसी से बना है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट यही बता रहा है कि सबसे बेसिक इक्वेशन ये होगा और बाकी के जो इक्वेशन होंगे जो दो दिए गए दो रूट अंडर 2 एंड 1/3 दोनों को सेटिस्फाई करेंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एक सॉल्यूशन और देखिए आपको क्लियर कर दूंगा। एक और देखिए जैसे
जैसे एक है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, आप ये ले लीजिए। फिर रूट्स है हमारे 1/4 एंड -1/4, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दैट अल्फा इज इक्वल टू 1/4, बीटा इज इक्वल टू -1/4, which implies that alpha plus beta is equal to 1/4 plus -1/4 is equal to 0, and alpha into beta is equal to 1/4 into -1/4 is equal to 1/(-1/16) is equal to -1/16, ठीक है। ये चीज था, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो अल्फा प्लस बीटा है माइनस ऑफ बी अपॉन ए के बराबर है, और ये किसके बराबर है? 0 के। एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? सी अपॉन ए के, और सी अपॉन ए किसके बराबर है? -16। इसका मतलब क्या है? if a is equal to a, if a की वैल्यू a के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट b is equal to, इसमें a की वैल्यू क्या रखेंगे? b is equal to a की वैल्यू 0 into k is equal to 0, and similarly यहाँ पर अल्फा into बीटा c upon a, c is equal to -16 into a which is equal to -16k, ये होता है। अब ध्यान दीजिए, since ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो इक्वेशन उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू k रहने दीजिए, जिसको हम लोग ने a माना है। k a के बराबर है x², ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा क्वांटिटी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 into k टाइम्स ऑफ x, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू के, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? -16 लिखो आप यहाँ पर। एक्चुअल में सी की वैल्यू -16 के, यही अल्फा इंटू बीटा के -16 के, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, k टाइम्स ऑफ x² प्लस -16k। इसमें से k कॉमन निकाल दिए, k is equal to x² -16। So x² -16 is your required equation, ठीक है। अब देखिए x² -16 आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आप इस तरह समझिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी बाकी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं अब बताऊंगा इसके बाद। ये 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं अभी, बाकी के 3-4 क्वेश्चन और हैं, आप लगा के प्रैक्टिस करिएगा। इसी एक्सरसाइज 2.2 के बाकी के क्वेश्चन पास प्रैक्टिस करिए। इस तरह होगा ये स्टेप्स से सारे। आप अल्फा बीटा मानेंगे एक को, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर दोनों को b अपॉन a और c अपॉन a से इक्वेट करेंगे। तो b और c की वैल्यू निकालेंगे जब a की वैल्यू k मान चुके हैं आप। इसके बाद ax² plus bx plus c जनरल इक्वेशन को ax² plus माइनस अल्फा प्लस बीटा वाले से कंपेयर करेंगे और उसको सिंपलीफाई करके k into x² -16 आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, सो x² -16 बिना कांस्टेंट के जो आया इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने जा रहा हूँ और मैं इस बात का जवाब देने जा रहा हूँ कि ये k का मतलब क्या है। और अगर ये k नहीं है, हमारा आंसर सिर्फ ये इतना सा है, ये k देने का मतलब है, ठीक है। इस तरह समझिए,
तो इसको समझने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब बता दूंगा तो एक्सरसाइज 2.1 जो होगा वो आप लगा लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 भी हम लोग लगाएंगे अभी, तो मैं बाकी का इरेज कर रहा हूँ, बस इतना छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लास्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिएगा और एक्सरसाइज 2.2 के बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी लोग हैं शाम तक एक्सरसाइज 2.2 के जो पहले के क्वेश्चन है जिन्होंने नहीं किए, सारे सोल्यूशन रेडी करके शाम तक भेजिए, ठीक है। आपके कुछ फ्रेंड्स ने कंप्लीट कर लिया तो उनसे गाइड ले सकते हैं कि मतलब कैसे करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इस के का मतलब जानेंगे एक एक करके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इस तरह समझिएगा कि जो भी इक्वेशन होता है उसके जितने ज्यादा रूट होंगे उतनी बार वो किसी एक्सिस को कट करेगा। यानी किस तरह समझिए, आपको जो मैंने नोट्स भेजा था उसके नोट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है उसको देखिएगा। उसमें पहला इक्वेशन अगर ये है y = 3x + 3, ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा y जैसे y = 2x + 3, y = 2x + 3, y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू -3/2 हो। जैसे ही x की वैल्यू -3/2 होगी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। यही मतलब है इसका कि जो हमारा दिया गया इक्वेशन है, जो हमारा दिया गया इक्वेशन है कि अगर y की वैल्यू विल बी 0 व्हेन x = -3/2, तो ये बात कह रहा है कि जब हमारा दिया गया इक्वेशन दिया गया है उसकी वैल्यू 0 कब होगी, उसका रूट जो आएगा वो तब आएगा जब ये लाइन इस एक्सिस को कट करेगा। जब इस एक्सिस को कट करेगी तब इक्वेशन आएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जब भी एक दिया गया इक्वेशन लीनियर होता है तो वो सिर्फ एक बार एक्सिस को कट करेगा, दोबारा नहीं करेगा। क्योंकि ये देखिए ये लाइन यहाँ पर आगे जाएगी, यहाँ पर आगे जाएगी, क्या वापस इस लाइन पर कभी आएगी, नहीं आएगी। इसी तरह ये वाला देखिए, तो इस टाइप का एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखिए, इसमें a का कोएफिशिएंट है 1, b का कोएफिशिएंट है 0, c का कोएफिशिएंट है 16 -16। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x = -16, x = +16, इक्वेट करके x = -16 एंड +16। ये दो वैल्यूज है जिस पर दिया गया इक्वेशन। जैसे ही आप x की वैल्यू -16 यहां रखेंगे तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, +16 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। यानी कि -16 +16, ये इक्वेशन एक बार में दो ऐसी जगह आएगी जहां पर ये कट करेगा, ठीक है। तो अगर ये जो इक्वेशन होगा अगर इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा कि एक बार यहां कट करेगा, एक बार यहां कट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए एक बार में ये दो जगह कट करेगा क्योंकि x की -16 और +16 इन दोनों वैल्यूज के लिए ये 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यही आपका कंडीशन है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही कहता है कि दिया गया इक्वेशन की जो डिग्री होगी उतनी ही बार वो किसी एक्सिस को कट करेगा। यही है इसका मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ गिवन इक्वेशन इज दैट जो भी इक्वेशन होगा वो जितना उसका डिग्री होगा उतनी ही बार उस एक्सिस को कट करेगा। अब लास्ट में इसने एक चीज नोटिस करिए, ये इक्वेशन यही वाला जो मैंने यहाँ दिया है x² -16, ये k का मतलब क्या है। मान लीजिए ये इक्वेशन ऐसा होता है x² -16 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x² and 16 to the 32। तो इसके जो रूट आते हैं कौन से होते हैं, -32 एंड +32।
ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू सॉरी यहाँ पर जब आप करेंगे, हाँ इसके भी रूट्स यही होंगे, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू हाँ -16 एंड +16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका भी रूट यही आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 2 वापस कॉमन हो जाएगा तो 2 का मतलब है नहीं। तो ये -16 और +16 आएगा, -16 और +16 वापस आने लगे, यानी कि ये ओवरऑल वापस यही कंडीशन आ जाएगी। तो फिर से रूट यही दोनों आ जाएंगे। तो यही कंडीशन इसमें बोल रहा है कि दिया गया जो भी इक्वेशन होगा 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो, रूट्स हमेशा फिक्स रहेंगे। जो रूट्स है वो फिक्स रहेंगे, रूट्स फिक्स रहेंगे तो जहां पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है वो भी हमेशा फिक्स जगह होगी, ठीक है। तो यही बात इसमें कहने की थी कि इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल इक्वेशन मीनिंग है रूट ऑफ द इक्वेशन की। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। इसमें एक तो कंडीशन और देख लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी जो ग्राफ बन रहा है, जितनी बार मान अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई इक्वेशन की जितनी ज़्यादा डिग्री हो उतनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है क्या उतनी ही डिग्री का इक्वेशन होगा? यस। तो देखिए अगर ग्राफ आपका ऐसे किया है, ये देखिए ये लाइन अब आगे निकल जाएगी, ये वापस लौट के नहीं आएगी। तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह ये वाला ग्राफ देखिए, तो यहाँ पर ये 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, इसके कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस, इसके 3 जीरोस। अगर किसी ग्राफ पे 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 हो जाएगा। इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करे ही ना एक्सिस को, तो ऐसे केसेस में कोई जीरो नहीं होता है। ये अगर ग्राफ एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई जीरो होगा नहीं। तो इस तरह के इक्वेशन भी होते हैं। हम इस चीज को हायर क्लास में स्टडी करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को हायर क्लास में स्टडी करेंगे कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ हो ही ना, ठीक है ना, मतलब कोई जीरोस हो ही ना, इस बारे में हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो भी मैंने एक चीज और बता दूं आप लोग को कि एक ये कंडीशन होती है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग आइदर हैव existing 0 or equal to 0 and no 0. This is also means that the polynomial general given polynomial case of degree and the proof of y equal to intersect x axis at most. तो एक्सरसाइज 2.2 के जो कंडीशन जो क्वेश्चंस हैं उसको मतलब रूट्स दिए गए हैं, उसको आपको इक्वेशन बनाना है, इसको लगाइएगा जरूर, ठीक है, और सॉल्यूशन मेरे को भेजिएगा। इन द जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड the graph of px of degree the graph of px y equal to px या px equal to y intersect x x
एक्सिस at most 10 points. It has at most and zero. यही ठीक है। लास्ट टॉपिक में ये देख लीजिए, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, px इक्वल टू y, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो भी है क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो उसका दे इंटरसेक्ट द एक्सिस एट मोस्ट 1 पॉइंट। ये क्वाड्रेंट लाइन है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा वो किसी एक्सिस को n टाइम्स कट कर सकती है। हो सकता है कि जो n डिग्री का क्यूबिक इक्वेशन हो और जो एक्सिस को वो 2 ही बार कट कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन जो है उसके जो 3 रूट हैं उनमें से कोई 2 एक जैसे हैं, बाकी एक अलग है, ठीक है। तो यही वजह है। इसी तरह अगर किसी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में दोनों जो रूट्स है सेम आ जाए, दोनों के वैल्यू 0 आ जाए, 0 0 पे ही होगा, तो दिया गया इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक मतलब होगा, पर वो सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। जैसे एक एक्स स्क्वायर सिर्फ बोल दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी? सिर्फ 0 पे, और कोई तो वैल्यू है नहीं। तो इसी तरह दोनों के दोनों जीरोस कॉन्साइड कर जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड थैंक्स। एंड सब लोग ऑनलाइन रहिए, अटेंडेंस दे के जाइए।